सिस्टम की अगर बात करें तो हम लोग पहले तो रियल टाइम क्या है, तो रियल टाइम इन ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड अ रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सर्विस इन अ बाउंडेड रिस्पांस टाइम। मींस कि व्हाट इज रियल टाइम। जो रियल टाइम की बात करते हैं वो रियल टाइम है क्या। तो रियल टाइम का मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सर्विस परफॉर्म करना जिसकी रिक्वायरमेंट यूजर को है या उस डिवाइस को है, और उतने समय में उसको रिस्पॉन्स करना, एक पर्टिकुलर टाइम में जिसके लिए उसको रिस्पॉन्ड करना है, 30 सेकेंड्स में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, पर वो उस बाउंडेड रिस्पॉन्स टाइम में ही उसको वो परफॉर्म करना होगा। उसके बियॉन्ड जाएगा तो फिर वो रियल टाइम नहीं है। सॉफ्ट आरटीओएस और हार्ड आरटीओएस की हम लोग बात की थी कि सॉफ्ट आरटीओएस में टाइम बाउंडेड नहीं होता, टाइम की जो डेडलाइन है वो कैटास्ट्रॉफिक नहीं होती, यानी उस पे बहुत सारा नुकसान नहीं होता। इन अ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम इट इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल तो किसी भी रियल टाइम सिस्टम में होगा, बट नॉट कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब कि उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा हो भी जाता है कि अगर वो डेडलाइन मिस कर जाता है तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, ऐसा नहीं होता सॉफ्ट रियल टाइम में। Also known as best effort system, most modern operating system can serve as the base for a soft real time system। तो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्ट रियल टाइम प्रोविजन को तो देते ही हैं। जैसे हम लोग का जो कंप्यूटर सिस्टम है, वेबसाइट है, सर्विसेज है, टेलीकॉम नेटवर्क है, तो ये कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता, कभी सर्वर बैठ जाता है, तो कभी वेबसाइट मेंटेनेंस में है या वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है। ये सारी दिक्कत तो आती है। तो ये सॉफ्ट आरटीओएस का पार्ट हो गया। जब बात करेंगे हार्ड आरटीओएस की, तो हार्ड आरटीओएस का मतलब हो गया कि टाइम क्रिटिकल डेडलाइंस को फॉलो करना है, अदरवाइज अ कैटास्ट्रोफिक सिस्टम फेलियर कैन ऑकर। एक सिस्टम फेलियर जनरेट हो सकता है जिसके बृहद परिणाम हो सकते हैं, बड़े स्तर पे परिणाम हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हार्ड रियल टाइम सिस्टम है कि नहीं, उसको उस ड्यूरेशन में परफॉर्म करना ही होगा। एब्सोल्युटली पॉजिटिव फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, यानी कि एब्सोल्युटली होना ही चाहिए पॉजिटिवली उसी ड्यूरेशन में हो, फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, यानी कि पहली बार और हर बार उसको उस ड्यूरेशन में वर्क करना ही करना है। रिक्वायर्स फॉर्मल वेरिफिकेशन गारंटीज ऑफ बीइंग टू ऑलवेज मीट सेट हार्ड डेडलाइंस। जब भी उसकी जरूरत होगी उसको अपना एक्शन परफॉर्म करना होगा। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, व्हीकल सब सिस्टम कंट्रोल है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कंट्रोल है, एविएशन इंडस्ट्री में है, मिसाइल लॉन्चिंग में है, जो अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है उसमें ये सिस्टम यूज होता है। तो वहां पे पर्टिकुलर डेडलाइन डिसाइड है कि भाई इस डेडलाइन, इस टाइम में आपको ये चीज परफॉर्म करनी है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं आरटीओएस के, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है आप लोग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आरटीओएस। तो टास्क मैनेजमेंट शेड्यूलर होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होनी चाहिए उसकी। तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में दो तरह की बात हो गई, एक आईपीसी हो गया, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और दूसरा सेमाफोर। मेमोरी मैनेजमेंट आरटीओएस का कंपोनेंट होना चाहिए, इंटरप्ट सर्विस मैकेनिज्म होना चाहिए, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट पार्ट होना चाहिए उस आरटीओएस का, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी किस एनवायरनमेंट के लिए, कैसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में वो वर्क करेगा, क्या सभी प्लेटफॉर्म पे वो काम कर सकता है, ये सारी चीज चेक करनी है। कम्युनिकेशन के सब सिस्टम ऑप्शनल है, ये रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल्स विच यू आर यूजिंग, कि भैया यूएआरटी, एसपीआई, आई2सी या कैन कौन से तरह का प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। ब्रॉड सपोर्ट पैकेजेस, तो डिफरेंट आईओ डिवाइसेस के लिए किस तरह का इंटरफेसिंग मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो, प्लस मेमोरी के साथ आप कैसे यूज कर रहे हैं, कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी उस आरटीओएस में यूज हो रही है, इस पर बहुत सारी चीज डिपेंड करती है आरटीओएस की। तो ये एसेंशियल कंपोनेंट्स हो गए आरटीओएस के। अब बात करते हैं कॉमर्शियली अवेलेबल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो अभी कॉमर्शियली अवेलेबल है। तो अभी अगर देखा जाए कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो उपलब्ध है मार्केट में या जिनका यूज हो रहा है,
उसमें लिनक्स ओएस, न्यूट्रिनो, VRTX, VXWorks और स्प्रिंग कर्नल, ये जो है ये ऐसे RTOS हैं जो बेसिकली टेलर मेड कह लीजिए इनको, ये है। और बहुत सारे एप्लीकेशन में इसका यूज करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम जिसमें हार्ड टाइम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ तो उसमें भी फंक्शन कर लेते हैं इनमें से, और कुछ ऐसे हैं जो सॉफ्ट रियल टाइम के लिए ही काम करते हैं। कॉमर्शियल RTOS, तो कॉमर्शियल RTOS और ट्रेडिशनल ओएस में क्या एक डिफरेंस है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। कॉमर्शियल RTOS इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल ओएस, गिव्स मोर प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी इनका जो नेचर है वर्किंग का, प्रिडिक्टेबल नेचर है कि ये कंडीशन एग्जिस्ट होगी तो इस पे यही वर्क करना है, क्योंकि वो उसी तरह की कंडीशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। यूज इन द फॉलोइंग एरिया सच एज एम्बेडेड सिस्टम या इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, जितने स्केडा का जो सिस्टम होता है वहां पे यूज होते हैं। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इसको यूज किया जाता है। तो ये जो कॉमर्शियल RTOS है उसमें लिनक्स ओएस, VXWorks, QNX, ब्लू कैट, स्प्रिंग कर्नल, ये सारे बहुत सारे RTOS हैं जो यूज होते हैं अभी। तो हम लोग के कोर्स में VXWorks है और एक म्यूकॉस भी है, PSOS भी है। तो ट्रेडिशनली दिस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर और डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम ओएस। तो अगर देखा जाए तो ये यूनी प्रोसेसर सिस्टम पे वर्क करते हैं, सिंगल प्रोसेसर पे, या मल्टी प्रोसेसर पे वर्क करते हैं, यानी एक ही सिस्टम में मल्टी प्रोसेसर लगे हों, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, यानी कई मशीन लगी हुई है और उन सारे मशीन को कंट्रोल करने का काम RTOS के थ्रू हो रहा है। अब पहला जो है लिनक्स ओएस, तो इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, जो क्वेश्चन बनेगा वो आपसे यही पूछा जाएगा कि माइक्रो कर्नेल की जो साइज है वो क्या है, जो इसका कर्नल है वो किस किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है। तो साइज जो है वो माइक्रो कर्नेल है, यानी कि इट्स स्मॉल इन साइज, ओनली 28 KB साइज होती है इसके कर्नल की। स्मॉल कर्नल प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज इन शेड्यूलिंग, इंटरप्ट डिस्पैचिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो लाइनेक्स OS को कह लें बहुत छोटा RTOS है, जो छोटे एम्बेडेड सिस्टम है उसमें इसको यूज करते हैं। लाइट वेट सर्विस मॉड्यूल्स में ये यूज किए जाते हैं। तो लाइट वेट सर्विस मॉड्यूल को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कर्नल प्लगइन के नाम से, KPI। The other services are provided by kernel lightweight service modules called as kernel plugins, KPIs. New KPIs can be added to the microkernel, यानी कि आपको अगर किसी RTOS में अमेंडमेंट करना है, कुछ एड ऑन करना है, तो आप लाइट वेट सर्विस मॉड्यूल यानी कि कर्नल प्लगइन को मेन कर्नल के साथ जोड़ देंगे। तो इसका मेन कर्नल जो खुद ही छोटी साइज का माइक्रो कर्नल है, उसमें जब एड ऑन कर देते हैं कुछ स्मॉलर कर्नल प्लगइन्स को, KPIs को, तो ये कुछ और फंक्शनैलिटी को भी परफॉर्म कर सकता है। न्यू KPIs कैन बी एडेड टू द माइक्रो कर्नल एंड कैन बी कॉन्फ़िगर टू सपोर्ट IO फाइल सिस्टम, यानी कुछ ऐसे IO सिस्टम है जो इसको, जो माइक्रो कर्नल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्लगइन जोड़ना पड़ेगा इसके साथ, तब जा करके वो इनपुट आउटपुट सिस्टम इसके साथ एक्सेसिबल होंगे। TCP/IP प्रोटोकॉल के लिए यूज करना पड़ेगा आपको प्लगइन। कुछ और सॉकेट्स, IP सॉकेट्स या IP एड्रेसेस हैं जिनको डिटेक्ट करने के लिए माइक्रो कर्नल उतना इफिशियंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको प्लगइन ऐड करना होगा। तो लाइनेक्स OS की अपनी एक लिमिटेशन है, छोटे एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज करते हैं, और अगर इसको एडवांस करना है, इसको बड़े एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज करना है, तो फिर आपको बहुत सारे प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है, कर्नल प्लगइन्स की, तब जाकर के वो उस डिजायर फंक्शन को परफॉर्म करता है। Here KPIs are multi-threaded, which means each KPI can create as many threads as it wants, यानी कि जितने भी KPIs हैं वो multi-threaded है, यानी एक KPIs में कई सारे थ्रेड ओपन हो सकते हैं, और ये डिपेंड करेंगे यूजर पे कि वो किस तरह का यूज करना चाहता है उस KPI का अपने एम्बेडेड सिस्टम में। There is no context switching when sending a message to a KPI. For example, when a RFS request for service message is sent to a file system KPI, this does not request a context switch. Context switching का मतलब यह है कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड की वर्किंग को हैम्पर नहीं करेगा यहाँ पे।
तो चूंकि वो उस पर अफेक्टेड नहीं करेगा, इसलिए रन टाइम ओवरहेड जो है वो कम हो जाएगा। रन टाइम ओवरहेड का मतलब कि डिपेंडिंग ऑन द अदर थ्रेड्स, तो वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है। फर्दर इंटर केपीआई कम्युनिकेशन इनकर्स मिनिमल ओवरहेड व्हाई इट इज कंज्यूमिंग ओनली वेरी फ्यू इंस्ट्रक्शन। अब चूंकि इसका जो है कर्नेल वो माइक्रो कर्नेल नेचर का है, तो वैसे ही इंस्ट्रक्शंस बहुत कम है इसके पास, तो वर्किंग जो है वो फास्ट होती है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत कम होते हैं। Linux OS is a self-hosted system wherein development can be done in the same system. Self-hosted system कहा, development can be done in the same system by adding more number of KPIs. तो KPIs को ऐड करके आप इसमें अमेंडमेंट या एडिशन कर सकते हैं Linux OS में। In such a system, there is need for protecting the OS from such huge memory consuming applications, compilers, debuggers. वहां पे इसका यूज करते हैं, पर्टिकुलर कुछ एप्लीकेशंस को हम लोग RTOS के थ्रू करा लेते हैं, तो जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर लोड कम हो जाता है। Linux OS offers memory protection through hardware MMUs। तो ये क्या करता है, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रोटेक्टेड एरिया में है उसको बहुत सारे हार्डवेयर मैनेजमेंट जो यूनिट्स जो हैं उनसे बचाने का प्रयास करता है। एप्लीकेशन मेक आईओ रिक्वेस्ट टू आईओ सिस्टम, तो सिस्टम कॉल्स कर्नेल डायरेक्ट्स आईओ रिक्वेस्ट टू द डिवाइस ड्राइवर। ये सारे इसके फीचर्स हैं जो लाइनक्स ओएस के हैं। अब दिक्कत ये है आपके साथ एमसीक्यू में कि एक एक लाइन पे एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एमसीक्यू कहा जाए तो लगता है कि बहुत आसान है, पर एमसीक्यू बहुत टफ टेस्ट है, क्योंकि आपको फिर पूरा पढ़ना पड़ता है। ऐसे तो मान लीजिए कि 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन आते थे तब तक तो ठीक था, आप लिख लेते थे, लेकिन अब एमसीक्यू में कहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो पता नहीं लगता। तो टीचर कहीं से भी किसी एक लाइन से भी बना सकता है क्वेश्चन, और फिर उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लिनक्स ओएस में इंटरप्ट हैंडलर जो है उसका फर्स्ट स्टेप ये है इंटरप्ट को हैंडल करना। यानी इंटरप्ट हैंडलर वेट नहीं करेगा किसी भी इवेंट का। इंटरप्ट जनरेट हुआ तो whenever the interrupt is generated, the first thing is to handle the interrupt. No wait state is introduced there. If it does not complete the processing, it sets an asynchronous trap to the kernel. Later, when kernel can respond to the software interrupt, it schedules an instance of the kernel thread to complete the interrupt processing. अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो जो मेन कर्नल है, यानी जो इनका माइक्रो कर्नल है, उसको एक असिंक्रोनसली यानी कि इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर अ क्लॉक साइकिल उसको ये पास ऑन होगा, और कर्नल उस इंटरप्ट को हैंडल करेगा अगर इंटरप्ट हैंडलर किसी और इंटरप्ट को हैंडल कर रहा है तो ये सारे फीचर हैं लिनक्स ओएस के। न्यूट्रिनो, ऑल्दो कि न्यूट्रिनो कोर्स में तो नहीं है पर फिर भी जान लेते हैं, ये न्यूट्रिनो भी एक तरह का आरटीएस है। यूनिक्स लाइक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रो कर्नल डिजाइन इसमें भी है। use of microkernel allows user to turn off any functionality they do not require without having to change the OS itself। तो चूंकि माइक्रो कर्नल है तो माइक्रो कर्नल को एक स्पेसिफिक टास्क ओएस ने असाइन कर दिया मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ने कि आप ये काम करिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कोई मेजर वर्क कर रहा है तो विदाउट हैम्परिंग या विदाउट चेंजिंग द ओएस माइक्रो कर्नल अपना कोई काम इसमें कर रहा होता है जिसको ओएस ने जिम्मेदारी जो दे रखी है। Quite small, fitting in a minimal fashion on a single floppy, and is considered to be both very fast and fairly complete। 12 KB का इसका माइक्रो कर्नल का फुटप्रिंट है, यानी कि इसकी जो अगर साइज कह लें कर्नल की तो वो 12 KB की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत कम इंस्ट्रक्शन इसमें होंगे और बहुत लाइट वेट है, बहुत मेजर आप कह लें फंक्शंस को नहीं कर सकता ये। कुछ
कुछ ही लिमिटेड अमाउंट के एप्लीकेशन इसमें किए जा सकते हैं QNX न्यूट्रिनो के थ्रू। Every driver application protocol stack and file system runs outside the kernel in the safety of memory protected user space. अब ये जो प्रोटोकॉल है इसका या एप्लीकेशन है या ड्राइवर जो इसमें यूज होते हैं, ये मेन कर्नल माइक्रो कर्नल से बाहर होते हैं, बट यूजर जो है इसकी मेमोरी में भी एंटर नहीं कर सकता। ये नहीं है कि वो मेमोरी आउटसाइड माइक्रो कर्नल है तो अगर प्लगइन को यूज किया गया है तो प्लगइन में कोई छेड़छाड़ या कोई चेंज कर दे यूजर, वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि है तो ये RTOS का ही पार्ट। ये जब भी चेंज होगा उसकी कर्नल प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा, यूजर इसको नहीं चेंज कर सकता। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं कर सकता, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मशीन पे चल रहा है विंडोज 8 10 जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसके अपने नेचर में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, वैसे इसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते। As a result, virtually any component can fail and be automatically restarted without affecting other components or the kernel। तो अगर किसी एक पार्ट में कोई गड़बड़ होती भी है, क्योंकि जो भी फेल्योर होगा वो सिस्टम का अपना फेल्योर होगा, वो यूजर डिफाइंड फेल्योर नहीं होगा, तो सिस्टम उसको अपने से रिकवर भी करेगा। Maximize application portability with extensive support for the POSIX standard, which lets you quickly migrate Linux, Unix and other open source program। तो ये जो QNX या न्यूट्रिनो कह लें या पीछे जो Linux OS गया, ये सब Linux और Unix के जो प्लेटफॉर्म है उनको ये फॉलो करते हैं, उन पर ये जो इनका यूज काफी अच्छा है। अभी हम लोग आगे जब बात करेंगे कि विंडोज के उस पे प्लेटफॉर्म पे या और भी जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं उस पे कौन कौन से RTOS इजीली वर्क करते हैं या उनकी जो एडॉप्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, तो ये जो इनकी एडॉप्टेबिलिटी कह लें तो वो लाइनक्स सिस्टम पे ज्यादा अच्छी है। क्विकली ये माइग्रेट होते हैं, उनके फीचर्स को अडॉप्ट करते हैं, और यूं कह लें कि जेलिंग प्रोसेस जो है, जेल करना एक दूसरे के साथ, ये आसान हो जाता है इनके लिए। मैसेज पासिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है QNX। मैसेजेस आर बेसिक मींस ऑफ इंटर प्रोसेस, यानी कि मैसेज जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है डिपेंड्स ऑन मैसेज पासिंग। यहाँ पे अब आया वर्चुअल रियल टाइम एक्सक्लूसिव VRTX। यहाँ पे दो तरह के कर्नेल यूज होते हैं VRTX में। एक है VRTX ऐसे स्केलेबल आर्किटेक्चर और एक है VRTX MC यानी कि VRTX माइक्रो कंट्रोलर। तो दो तरह के मल्टीटास्किंग कर्नल एक ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो रहे हैं, दोनों का रोल अलग होगा। VRTX ऐसे डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस, फॉर अपग्रेडेशन पर्पस, provides priority inheritance, compliant libraries, supports multiprocessing, system calls fully preemptible and deterministic। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के लिए ये काम नहीं करता, ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के लिए काम कर रहा है। डिटरमिनिस्टिक फीचर होंगे, यानी जो कुछ भी है जिसके लिए भी आपने RTOS बना रखा है, ये उसकी शेड्यूलिंग आपने प्रायर कर रखी है, ये उस पर वर्क करेगा। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस मीन के प्रायोरिटी दे रखी गई है पहले से, इनहेरिटेड है इसमें। मल्टी प्रोसेसिंग फीचर को ये सपोर्ट करेगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो फुल्ली प्रीएम्प्टेबल है। फुल्ली प्रीएम्प्टेबल यानी कि फुल्ली प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इसकी हो रखी है। डिटरमिनिस्टिक फीचर्स है, जो कुछ भी इसको ऑपरेट करना है वो पहले से पता है कि ये काम करने हैं। लास्ट टाइम अपग्रेडेशन करके कोई नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग करेंगे तो वो स्केलेबल आर्किटेक्चर से नहीं होगी। VRTX MC कह लें माइक्रो कंट्रोलर जो है, इट इज डिजाइन फॉर लो मेमोरी कंजम्पशन, यूज फॉर सेलुलर फोन्स एंड हैंडहेल्ड डिवाइस। तो जितनी भी सेलुलर फोन से आप फोन के थ्रू या रिमोट के थ्रू कंट्रोल होने वाले आपके टॉयज हैं या यूं कह लें इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
उसमें ये RTOS यूज होता है, VRTX। तो यहाँ पे प्लगइन जैसा नहीं है, यहाँ पे ये दो माइक्रो कर्नल्स ही टास्क को परफॉर्म करते हैं। सम टास्क आर डन बाय स्केलेबल आर्किटेक्चर, सम टास्क आर डन बाय द माइक्रो कंट्रोलर मल्टीटास्किंग कर्नल्स। कुछ टास्क ये जो बड़े टास्क हैं, जो जो बिल्कुल डेफिनेट टास्क हैं कि ये एम्बेडेड सिस्टम इन काम को करना ही करना है, उसको वो स्केलेबल आर्किटेक्चर से करा लेते हैं। कुछ ऐसे टास्क हैं जिसमें बदलाव संभव है, उसको माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर से ये करा लेते हैं VRTXMC के थ्रू। देन कम्स द VX वर्क। इसको बनाया था विंड रिवर ने। तो VX वर्क का RTOS जो है वो अपने गोरखपुर में अवेलेबल है, दोनों जगह है, एक तो मालविया में है और एक जो बगल में नेलिट है, यानी पहले जो डोएक सेंटर हुआ करता था वहां पे है। तो मेन कैसे उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, वहां कभी मौका मिले या कभी समर ट्रेनिंग पहले हुआ करती थी। अब तो ये कोरोना के टाइम पे समर ट्रेनिंग वाला भी हिसाब किताब खत्म हो गया, ऑनलाइन कैसे सीखेंगे, ये तो जाके सीखने वाली बात है। तो वहां पे जाकर के आप VX वर्क पे काम कर सकते हैं। करंट वर्जन VX वर्क का 6.0, मुझे लगता है मालवियम 4.0 है, और वहां भी जो है 4.0 ही है, क्योंकि कई साल हो गया परचेज हुए। ये मोस्ट स्टेब्लिश और मोस्ट वाइडली डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में, ज्यादातर कह लें आपके एम्बेडेड सिस्टम वो अभी भी जो यूज हो रहे हैं वो VX वर्क RTOS को यूज करते हैं। तो अगर एम्बेडेड सिस्टम की फील्ड में आगे जाना है, इसमें कुछ काम करना है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, किसी एम्बेडेड सिस्टम में किस तरह से जो है वो मेन प्लेटफॉर्म को यूज करता है, किस तरह और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ये सारी चीज। करेंटली देयर आर मोर देन 300 बिलियन डिवाइसेस, यानी कि ज्यादातर एम्बेडेड डिवाइसेस में VX वर्क एज अ RTOS यूज हो रहा है। The core attributes of VxWorks include high performance। तो VxWorks की जो खासियत कही जाए तो वो है कि इसकी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। रिलायबिलिटी है, यानी कि एक जो वर्क है उस वर्क को बार बार करने की जो इनकी काबिलियत है और उस चीज को बार बार वैसा ही परफॉर्म करने की, वो VxWorks में सबसे अच्छी है। डिटर्मिनिज्म, लो लेटेंसी एंड स्केलेबिलिटी, यानी स्पीड के मामले में कह लें तो अच्छा है, स्केलेबिलिटी के मामले में कह लें कि मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगर आप यूज कराना चाहते हैं तो भी वो पॉसिबिलिटी है एक्सपेंड होने की। तो ये सारे फीचर्स जो है वो VX वर्क्स में है। तो ये तो बात हो गई VX वर्क की। तो इतनी बात मुझे आज अभी तक करनी थी VX वर्क के बारे में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग VX वर्क के आगे की बात करेंगे और डिफरेंट उसकी, अभी इसमें 3-4 और RTOS की बात करनी है, फिर उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सा बेटर रहेगा, कौन से पैरामीटर हैं जिस पर डिसीजन लेंगे आप while choosing the particular RTOS। तो इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो फिर आ जाएगा आप लोग का ओपन सोर्स रियल टाइम जो अवेलेबल है, परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें कुछ है जो अभी यूज होते हैं, जैसे माइक्रो सी या माइक्रो OS। तो कुछ तो ओपन सोर्स यूज होते हैं और कुछ जो है वो आपको परचेज करने पड़ेंगे, ओपन सोर्स नहीं हो, कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल में VX वर्क का यूज सबसे अधिक होता है। और ओपन सोर्स में छोटे एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज करने को कहा जाए तो ज्यादातर माइक्रो सी या माइक्रो OS2 यूज करते हैं। तो इतनी बात आज कर ली। अब कल हम लोग करेंगे इसके आगे की बात। टेस्ट अगर मुझे लेना होगा तो कल, लेकिन कल भी मुश्किल ही है, अब अगले वीक में ही लेंगे टेस्ट।